नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। समूचा विपक्ष आजकल पूछ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? तो प्रधानमंत्री ने आज सुबह न केवल एनडीए के सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया, बल्कि घंटों तक उनसे बातचीत की। और जिनसे बातचीत की, उनमें एक ग्रुप उन सांसदों का भी था। कुल मिलाकर तो वो 45 सांसद थे, जिनमें 20 टीएमसी के सांसद भी थे, जो काकोली घोष के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन हैं वो एनडीए के साथ ही। और लोकसभा में एनडीए के साथ ही बैठ भी रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से कह दिया था कि हम अब एनडीए के साथ बैठेंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और 6 सांसद उद्धव ठाकरे के भी थे, जो टूट करके एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। एक और घटना हुई है। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल भी आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं। और उनके साथ कौन दिखाई दिए? सुदीप बंदोपाध्याय। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ब्रेकफास्ट हो रहा है, और प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, ये एश्योरेंस उन्हें क्यों देनी पड़ी, इस पर भी बात करेंगे। वैसे तो धार्मिक यात्रा पर निकले हैं पंकज विश्वास जी, लेकिन हमारे आग्रह पर वो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो पंकज जी, बहुत स्वागत है और आपको शुभकामनाएं भी इस यात्रा के लिए। सर बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कहीं न कहीं एनडीए जो है, जो मोदी जी ने 2024 में चुनाव से पहले कहा था अब की बार 400 पार, तो सबसे हम लोगों को तो सर पता है कि 400 तो एनडीए पार नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, आप पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लीजिए, या जो 2024 में ही 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो उसमें मतलब क्रमागत रूप से बीजेपी को जो सफलता मिली है, एनडीए को जो सफलता मिली है, उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी अब 2029 के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले ही बीजेपी 400 पार कर जाना चाहती है। तो हर राज्य में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हर जगह जो बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। सर किसी को तो धमकी नहीं दिया जा रहा है। चुनाव के बाद जो बंगाल में हालात पैदा हुए, उसके उसके वजह से ममता बनर्जी के लोग टीएमसी छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उसी तरह से जितने अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी के रूठे बनाए हुए लोग हैं, सब जाके एनडीए में अब शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2029 बहुत देरी है, उससे पहले मुझे लगता है कि कम से कम दिसंबर से पहले ही बीजेपी कम से कम 375 या 380 तक पार कर जा सकती है, जैसे हालात अभी बन रहे हैं सर। बिल्कुल। और जो ये आज की मुलाकात है, इसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? इसके अलावा प्रधानमंत्री का ये कहना कि आप चिंता मत करिए, अब हम आपके साथ खड़े हैं, इन दोनों का ही क्या आप प्रमुख वजह मानते हैं? प्रधानमंत्री का एश्योरेंस और प्रधानमंत्री के द्वारा इनसे घंटों बैठ कर के बात करना। सर ये एक बहुत सुनहरा मौका है एनडीए को बड़ा करने का, और जितने लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ये आश्वासन तो पक्ष विपक्ष सबको ये दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जो बीजेपी में हो या एनडीए में हो, ये शामिल होना चाहते हैं, जो मोदी जी की विकास की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनको तो प्रधानमंत्री आश्वासन देगी ही कि उनके साथ है। इसमें तो कोई हर्ज या कोई बुराई तो है नहीं। और सुदीप बंदोपाध्याय हो या काकोली घोष दस्तेदार हो सर, हम बंगाल के पत्रकारों को ये पता है कि इन लोगों को जितना आप टीएमसी समझते हैं, ये उससे ज्यादा बीजेपी के करीबी थे। सर आपको याद होगा, जिस समय सुदीप बैनर्जी जब कोलकाता उत्तर केंद्र से चुनाव में खड़े हुए थे, उस समय कुणाल घोष तृणमूल के जो मुखपात्र थे, अभी बेलेघाटा के विधायक हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था सुदीप बनर्जी को, उनको बीजेपी का एजेंट कहा था। तो बीजेपी का एजेंट हो या कोई भी इस तरीके का आप उनको विशेषण से आख्यायित कर सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे संबंध थे। और मैंने आपके शो में भी इससे पहले कहा है कि
काकोली घोष दस्तेदार के बहुत अच्छे संबंध राजनाथ सिंह जी से थे। तो उनके पुराने ये संबंध है और हर पार्टी के लोगों में कुछ लोगों का किसी दूसरी पार्टी से लियाज़ो करने का दायित्व रहता है या वो खुद दूसरी पार्टी से उनके अच्छे संबंध रहते हैं। तो कुछ लोग इनको डबल एजेंट मान सकते हैं या पॉलिटिक्स में ये बहुत आम बात है। तो आप सर जो अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक मान लीजिए एक्सटेंडेड एनडीए फैमिली का जो ये तस्वीर है, ये बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत अच्छा ये तस्वीर है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से अभी राजनीति कर रहा है, उससे जनता भी विपक्ष के साथ जुड़ना नहीं चाहती है। सर आज सीजेपी पार्टी के साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं, उसका कारण कुछ भी हो। ये तो एक कारण जरूर बनता है कि लोग ये जो पुराने स्टाइल की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस हो जाए या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो जाए, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से आज का यूथ वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है या पार्टी अच्छा कर रही है, बुरी कर रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन लोग इनके साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। लोग एक नया विकल्प चाह रहे हैं। तो जो पुरानी पार्टियां हैं उनके साथ लोग ने भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। ये सेंटिमेंट नेता लोग भी समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर 2027 में जनवरी-फरवरी के अंदर पंजाब में भी चुनाव होने हैं। तो अकाली दल के जिन नेताओं को इस बार लग रहा है कि बीजेपी पंजाब में अच्छा कर सकती है, जिसके बहुत सारे आसार हैं क्योंकि अभी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वहाँ, उनके खिलाफ बहुत नए-नए आरोप लग रहे हैं, पुराने आरोप तो हैं ही। वहाँ भी एग्जाम में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, वहाँ एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। फिर भगवंत मान के खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार अच्छा करेगी, इसलिए अकाली दल तो उनका पुराना उनके साथ थे, तो कहीं न कहीं उनके लोगों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, तो जो अकाली दल में जिनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है या अकाली दल इस बार बीजेपी वहाँ पे अच्छा कर सकती है, जिनको लग रहा है वो जुड़ सकते हैं पार्टी से, बीजेपी से। ये वहाँ के चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। और सभी बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। एक विषय रह गया है जो उन्होंने एश्योर किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करो। ये इसलिए एश्योरेंस देना पड़ा क्योंकि जब ये लोग छोड़ कर के आए थे, तब ये सवाल उठा था कि इनको सीधे बीजेपी में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? किसी त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी में इनको शामिल होने के लिए क्यों भेज दिया गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी कोई लायबिलिटी नहीं लेना चाहती है कि आगे चल कर के इनको टिकट भी देने पड़ेंगे? तो इन सांसदों की चिंता भी अपनी सर जगह, एक बा इन सांसदों की चिंता भी तो स्वाभाविक है कि हम कभी इधर के रहें ना उधर के रहें, क्योंकि त्रिपुरा की पार्टी का यहाँ क्या बेस है? जब तक बीजेपी का एश्योरेंस ना मिल जाए कि वो हमको कंसीडर करेगी, तब तक तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए प्रधानमंत्री को ये एश्योरेंस देना पड़ा। सर बहुत सारा इसमें मुद्दा ये सामने आता है कि देखिए इनमें जो फेस हमने देखा है उसमें कुछ चेहरे जो हैं बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में वितर्कित है। उसमें से एक नंबर है सायोनी घोष। सायोनी घोष जी ने जिस तरीके से शिव जी का अपमान किया था, ये सावन का महीना है, मैं वो चैप्टर में अपने मुंह से नहीं दोहराना चाहता हूँ, लोगों को पता है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सायोनी घोष जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है। इनमें वो लोग हैं, वो सांसद है जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं। आज अगर ये आ सकते हैं तो कल सर महुआ भी आ सकते हैं। तो बीजेपी के जो तृणमूल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो काफी ये छवि देखकर जो है ये नाराज है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग वहां पर आज एनडीए से जुड़े हैं, वो तो चाहेंगे ही कि उनको टिकट मिले। अब डिलिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन होने के बाद अभी 42 सीटें हैं। ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि 60 के करीब, 60 से 62 या मैक्सिमम 64 सीट वेस्ट बंगाल से निकल सकता है। मैं एवरेज 60 मानता हूँ। अगर 60 हो तो फिलहाल जो बीजेपी के लोग हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि उनके लोगों को मिले। अगर वो एनडीए में शामिल भी हो जाते हैं तो 60 में बीजेपी कितने उनको सीट देगी? बीजेपी हर जगह में चाहती है कि उनके अपने पार्टी के लोग ज्यादा सीट से लड़े। तो वो रेशियो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी अगर ममता बनर्जी का फोटो ना रहे तो इन एनसीपी के लोगों, एनसीपीआई के लोगों का अपना ये बेस तो सर आज ये सत्य है कि आज उनका वो बेस नहीं रहा कि वो अपने दम पर जीत सकते हैं। तो क्या बीजेपी उनको टिकट देगी, देना चाहेगी? फिर अगर एनडीए से लड़ते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप 5 आदमी को ही अगर टिकट देते हैं तो वो उन 5 आदमियों को, एनसीपी के लोगों को या एक्स टीएमसी के लोगों को, वो एनडीए में है ये सही है, उनको निचले तबके में क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सपोर्ट मिलेगा उनको? ये सबसे बड़ा सवाल है।
हो सकता है कि बीजेपी का जो सीनियर लीडरशिप है, बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है दिल्ली या दिल्ली की जो लीडरशिप है, सेंट्रल कमांड जो है बीजेपी की, वो इनके साथ हो सकता है। लेकिन बंगाल के निचले तबके के कार्यकर्ताओं को ये सर फोटो ये अच्छा नहीं लग रहा। ये एकदम मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बोल रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि बीजेपी को बहुत सारे बिल पास कराने हैं। एक राष्ट्र के हित का मुद्दा है, वो अपने जगह पे है। वो सही है, वो पार्टी को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं और हो सकता है कि ये ज़रूरी भी हो पार्टी के लिए। लेकिन निचले तबके में सर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इसको मतलब बीजेपी के इस छवि को देखकर इसीलिए प्रधानमंत्री ये एश्योर कर रहे हैं कि मैं आपको मेरा समर्थन या नेताओं का समर्थन आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। नेट में इंटरनेट पे जो वायरल हो रहा है या आपके पास जो सबसे बड़ी बात है सर एनसीपीआई इस पार्टी के पास 20 सांसद हैं। लेकिन अभी एक भी पार्टी ऑफिस खोलने के कलकत्ता हो जाए या किसी भी क्षेत्र में, एक भी पार्टी ऑफिस खोलने की हालत इनकी नहीं है। बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने आज व्हिप जारी किया है कि 10, 11, 12 सभी सांसद पार्लियामेंट में रहें और पार्टी जो लाइन दे उसके अनुसार बिहेव करें। व्हिप जारी होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्हिप की उल्लंघन करता है तो वो पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो ये क्या संकेत और संदेश है कि कांग्रेस पार्टी भी अब सदन चलवाने के लिए तैयार हो गई है और अगला सप्ताह की जब शुरुआत होगी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्योंकि 13 को तो फिर अ, इस सत्र का समापन हो जाएगा, मानसून सत्र का। 15 अगस्त हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का। तो 13 तारीख से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिल आने की अब सुगबुगाहट बिल्कुल यकीन में बदल चुकी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये व्हिप जारी किया है। एकदम आपने सही कहा सर कि इम्पोर्टेंट बिल अगर आएगा तो इससे पहले जो संसद में वो हंगामा कर रहे थे, अब हो सकता है कि उन लोगों को लगा हो कि जो हंगामा करने से उनके खिलाफ जो एक नैरेटिव बन रहा है हंगामा तो अब वो अभी भी वो करेंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन उस तरीके का हंगामा या वॉकआउट नहीं होगा। हो सकता है कि बहस में वो हिस्सा लेना चाहें और बहस में हिस्सा लेने के बाद वो हंगामा करें। या ये भी हो सकता है कि अ, इससे पहले भी सर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक किया है। महिलाओं आके प्रधानमंत्री की जो सीट थी उसके पास वो जमा हो जाते थे। तो कुछ उल्टा-पुल्टा हरकत करने के लिए भी ये व्हिप हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो बहस में हिस्सा लें और उसके बाद कुछ ऐसा हंगामा करें या संसद के बाहर वो धरना दे, प्रदर्शन करे, उसके लिए भी उनके पास लोगों की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो व्हिप दे रहे हैं। और इनको जवाब भी मिल गया होगा कि प्रधानमंत्री कहाँ थे और अमित शाह कहाँ थे, क्योंकि वो चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, हाथ पर हाथ रख कर के कि वो चलो तुम हंगामा कर रहे हो तो हम ज़रा सो लें तब तक नींद उतार लें। तो वो क्या कर रहे थे, ये सुखबीर बादल के मिलने से और ये तमाम सांसदों से मेल-मुलाकात और ज़ाहिर है डीएमके के साथ भी उनकी चर्चा हो रही है। जगन मोहन रेड्डी के साथ भी चर्चा हो रही है। जो छोटे-छोटे दल हैं, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनसे भी अतीत में वो जब उनके राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो उन्होंने जी। 370 हटाने पर भी सहयोग लिया, 3 तलाक विरोधी कानून पर भी लिया, उन्होंने एनआईए के अमेंडमेंट में भी उनका सहयोग लिया जो उनके साथ नहीं थे, तो अब भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह और आपके नरेंद्र मोदी हाथ पर हाथ रख के बैठे होंगे। वो अगर परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल इस सदन में लाना चाहते हैं, इसी सत्र में लाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। एकदम ज़रूर सर। देखिए, राजनीति में तो कोई अल्टीमेट फ्रेंड और कोई अल्टीमेट दुश्मन भी तो नहीं होता है। तो परिस्थिति के अनुसार जब परिस्थिति बदलता है तो पार्टी अपना लाइन भी बदलता है। तो साउथ की जो पार्टियाँ 1 महीने 2 महीने पहले तक भी बीजेपी के अगेंस्ट में थी। अब परिस्थिति ये वहाँ पर टीवीके की सरकार आने के बाद परिस्थिति जो बन रही है, वहाँ पर वो बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं। तो जैसे अकाली दल है या एआईडीएमके है, कभी ये एनडीए में रहते हैं, कभी एनडीए से बाहर चले जाते हैं। तो परमानेंट फ्रेंडशिप तो किसी के साथ है नहीं, सब मुद्दों का मामला है। तो अभी जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है तो बहुत सारी पार्टियां जो है एनडीए के करीब आ रही है और बंगाल इलेक्शन के बाद
ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल बीजेपी या एनडीए के पक्ष में अभी आ रहा है। तो जो लोग एनडीए के साथ आ रहे हैं, हो सकता है कि एनसीपीआई वालों को कोई मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं नहीं मिले या दूसरी किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिले, सिर्फ वो एनडीए में है, बस उनको यहाँ पर एक अंडा थेरेपी नहीं मिलेगा या वो गिरफ्तारी का समस्या, पुराना केस वेस जो भी हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए तो मंत्रिमंडल में जगह की भी बात हो सकती है या दूसरे राज्य में भी किसी तरह का स्पेशल पैकेज हो सकता है या किसी और तरीके का फैसिलिटी हो सकता है। तो राजनीति में तो ये चलता ही है। तो सारे लोग बीजेपी से तो जुड़ना चाहेंगे ही, क्योंकि बीजेपी का अभी मुझे लगता है कि स्वर्णिम समय है और आने वाला समय और ज्यादा स्वर्णिम होगा। प्रधानमंत्री 2029 मुझे लगता है कि वही उनका लास्ट, वो जीतेंगे और वही उनका आखिरी कार्यकाल होगा 2029 के बाद, वो जो उनका लास्ट 5 साल होगा। तो प्रधानमंत्री जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करके जाए कि इतिहास में नाम हो। तो अभी से उसकी तैयारी चल रही है। जिस तरीके का संस्कार भारत में पॉलिटिकल जो जितना भी संस्कार हो रहा है या देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, एफसीआरए बिल हो, देश हित में जितने भी बिल हो, तो दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी उनके साथ अभी जुड़ना चाहती हैं कि ये अच्छे समय में उनका भी एक योगदान उसमें रहे। और वहाँ उनके अपने राज्य में जिस तरीके का पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है, तो वो भी बीजेपी के फेवर में ही अभी दिख रहा है। पंजाब में तो इलेक्शन है, साउथ में इक्वेशन कुछ अलग है। वहाँ तो चुनाव के बाद अब तो सारा मुद्दा बदल चुका है। वहाँ अब तो टीवी के बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं डीएमके को। तो डीएमके को अभी तो बीजेपी का सपोर्ट चाहिए होगा, वरना वो तो वहाँ अलग-थलग पड़ जाएँगे। जिस तरीके का वहाँ अ, वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनका जो वहाँ पे अभी लोग जिस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं, तो डीएमके भी वहाँ पर अभी बीजेपी के साथ आना चाह रही है। तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है बीजेपी के पक्ष में। और देखिए प्रतिक्रियाएं लोगों की आनी शुरू हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? यानी इनके पेट का पानी ढीला होना शुरू हो गया जैसे ही सुखबीर बादल जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं। जी। सर, अन्ना हजारे को अपना गुरु मानने वाले अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद अन्ना हजारे को कब उन्होंने वो रिस्पेक्ट दिया है? अन्ना हजारे से फिर कभी, अन्ना हजारे को तो सिर्फ उन्होंने यूज किया है। या जितनी भी पार्टियों के साथ वो गठबंधन में थे, किसी भी पार्टी को वो, क्या तो राजनीति में तो सर ये चलता ही है, इसमें बुराई क्या है? नाना करने की क्या बात है? बीजेपी ने कभी कहा है कि हम जिसके साथ हैं हमेशा उसी के साथ रहेंगे? या अरविंद केजरीवाल ने भी कभी कोई गारंटी दी थी क्या? जो जिसके साथ उनका गठबंधन है हमेशा उनके साथ रहेंगे। वो तो कांग्रेस का अपोज करते-करते वो तो फिर कांग्रेस के हितैषी बन गए। अभी तो वो इंडी गठबंधन में है। जब वो सत्ता में आए थे तो शीला दीक्षित का विरोध करके ही तो आए थे। तो उस समय वो नाना था या इलू-इलू था, वो क्या था, वो ज़रा वो खुद बताएँ कि उस समय क्या था? आप कांग्रेस का विरोधिता करके आप सत्ता में आए, फिर कांग्रेस का ही हाथ पकड़ लिए। उस समय तो आपके पास बीजेपी का ज़्यादा सपोर्ट था या बीजेपी के साथ आपके अच्छे संबंध थे, उसके बाद आपने बीजेपी को दुश्मन बना लिया। क्योंकि वो पुराना जो अ, रोग है इंडियन पॉलिटिक्स का, तुष्टीकरण का जो रोग लगता है सबको, वो उनको भी, उनके सर भी फिर चढ़ गया था। जिसकी वजह से वो आज देखिए आज उनकी क्या हालत हुई है। तो सबको अपनी राजनीति पहले सुधारनी चाहिए कि देश की जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। फिर अपना पार्टी का जो लाइन है उसको ठीक करना चाहिए। सिर्फ अपना मनमाना नहीं चलाना चाहिए, जनता पे नहीं थोप देना चाहिए। वैसे तो चंदा चोर पार्टी नाम देने से पहले अरविंद केजरीवाल को जरा आत्म मंथन करना चाहिए। उन पर तो आबकारी में संगीन घोटाले का आरोप है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी को आबकारी घोटाला पार्टी का नाम दिया जाना चाहिए। सर, पहली बात है कि कांग्रेस जिन लोगों पार्टी ने को जिनके खिलाफ पैसा चोरी का आरोप है वो तो सर बीजेपी के सदस्य नहीं है, किसी भी बिल्कुल। तरीके से नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर आबकारी घोटाले का, एक्साइज़ घोटाले का उनके ऊपर आरोप है। शीश महल उन्होंने जो बनाया था वो क्यों बनाया था कोविड में? अगर मान लें जनता के पैसों से बनाया था, दूसरा भी मुख्यमंत्री वहाँ रह सकता था, हमेशा वो नहीं रहेंगे, उनका अगर तर्क भी मान लें, तो क्या वो बहुत ज़रूरी था शीश महल बनाना? वो मुख्यमंत्री का कार्यालय नहीं था, वो तो आवास उन्होंने बना के रखा था। तो पहले वो अपने गिरेबान में झाँके। और उनके जितने पार्टी के लोग हैं, किस-किस केस में वो अंदर गए हैं, अभी भी वो कौन से किस-किस केस में खुद को डिफेंड कर रहे हैं, पहले वो उसका हिसाब लगाएँ। तो फिर उसके बाद जो है वो बीजेपी के लोगों को ये बोलें। आप किसी का आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं।
जिन लोगों ने चोरी किया है वो अपने पर्सनल आइडेंटिटी से चोरी किया है। अगर किया भी है तो, जाँच चल रही है अलग बात है। अगर किया भी है तो वो उनके पर्सनल आइडेंटिटी है, वो तो भाजपा के सदस्य नहीं है। बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। एक बार फिर आपको शुभकामनाएँ और दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। पंकज जी का चैनल है पॉलिटिकल डेली, तो उनको भी सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।